India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लो कोर्ट तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीजेआई एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाले 3 जजों के कॉलेजियम द्वारा 8 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति को मंजूरी देने की खबर। कई जजों के तबादले की भी स्वीकृति दिए जाने के बाद नीट ऑल इंडिया कोटा पर सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी ईडब्ल्यूएस आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर किया नोटिस जारी। सभी याचिकाओं को किया टैग। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी पावर द्वारा पीपीए को समाप्त के खिलाफ गुजरात ऊर्जा विकास के क्यूरेटिव पिटीशन में किया नोटिस जारी। कहा, कानून के महत्वपूर्ण सवाल पर विचार करने की आवश्यकता। 78 बार स्थगित और पिछले 7 वर्षों से लंबित मामले में आरोप तय नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को जमकर लगाई फटकार। India Legal presents Courts Roundup. बड़ा फैसला लेते हुए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 8 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति को पहली बार एक साथ मंजूरी दी। कई जजों के तबादले की भी स्वीकृति दी गई। सूत्रों ने इसकी जानकारी दी। इलाहाबाद के अलावा कलकत्ता, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, मेघालय, गुजरात और मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालयों को एक मुख्य न्यायाधीश मिल सकते हैं। अगर केंद्र सरकार ने कॉलेजियम की सिफारिश मान ली तो कुल 8 हाई कोर्ट को जल्द ही नए चीफ जस्टिस मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने देश में एक साथ 8 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति को मंजूरी दी है। ऐसा पहली बार है जब कॉलेजियम ने एक साथ इतने चीफ जस्टिस की नियुक्ति को मंजूरी दी। इसके अलावा कॉलेजियम ने करीब 2 दर्जन हाई कोर्ट के जजों के तबादले को भी अपनी मंजूरी दे दी है। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों के कॉलेजियम ने ये फैसला लिया। इसके साथ ही विभिन्न हाई कोर्ट के 4 मुख्य न्यायाधीशों का भी तबादला किया। इस कॉलेजियम में चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस एएम खानविलकर भी हैं। जजों की नियुक्ति और तबादले का फैसला एक मैराथन मीटिंग के बाद लिया गया। इस संबंध में मीटिंग गुरुवार और आज हुई। सूत्रों के मुताबिक तमाम उच्च न्यायालयों में चीफ जस्टिस की नियुक्ति की कॉलेजियम की सिफारिश की गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस राजेश बिंदल की नियुक्ति, कलकत्ता हाई कोर्ट में जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की नियुक्ति, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की नियुक्ति, कर्नाटक हाई कोर्ट में जस्टिस आर अवस्थी की नियुक्ति, तेलंगाना हाई कोर्ट में जस्टिस एससी शर्मा की नियुक्ति, मेघालय हाई कोर्ट में जस्टिस रंजीव बी मोरे की नियुक्ति, गुजरात हाई कोर्ट में जस्टिस अरविंद कुमार की नियुक्ति, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में आरवी मलिमत की नियुक्ति। एससी कॉलेजियम ने 5 राज्यों के मुख्य न्यायाधीशों को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। देश के कई हाई कोर्ट जजों की कमी से जूझ रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्वीकृति 160 जजों के मुकाबले अभी केवल 93 जजों से काम चल रहा है। देश भर के हाई कोर्ट में जजों के रिक्त पद भरने के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र सरकार को इलाहाबाद के 16 सहित 12 हाई कोर्ट के 68 जजों को नियुक्त करने के लिए नाम भेजे थे। इससे इलाहाबाद, राजस्थान और कोलकाता समेत इन सभी 12 हाई कोर्ट में रिक्त पदों के कारण बड़ी संख्या में लंबित हो रहे मुकदमों की परेशानी दूर हो पाएगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में भी एक साथ 9 जजों की नियुक्ति की गई थी। यह पहला मौका था जब एक साथ इतनी बड़ी नियुक्ति के बाद शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ था। 9 नए न्यायाधीशों में 3 महिला न्यायाधीश शामिल थे। शीर्ष अदालत में सीजेआई रमन्ना समेत जजों की संख्या बढ़कर 33 हो गई है, जबकि स्वीकृति संख्या 34 है। ब्यूरो रिपोर्ट।
और सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने अडानी पावर द्वारा पीपीए को समाप्त के खिलाफ गुजरात ऊर्जा विकास द्वारा क्यूरेटिव पिटीशन में नोटिस जारी किए हैं। दरअसल प्रधान न्यायाधीश एन वी रमन्ना, जस्टिस यू ललित, एम खानविलकर, बीआर गवाई और सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि याचिका कानून के महत्वपूर्ण सवाल उठाती है और जिस पर विचार करने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड या GUVNL द्वारा दायर एक क्यूरेटिव याचिका में शीर्ष अदालत के 2019 के फैसले के खिलाफ नोटिस जारी किया है। फैसले में अडानी पावर लिमिटेड द्वारा बिजली खरीद समझौते या PPA की समाप्ति को बरकरार रखा गया था। प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना और जस्टिस यू ललित, AM खानविलकर, BR गवई और सूर्यकांत के पीठ ने कहा कि याचिका कानून के महत्वपूर्ण सवाल उठाती है जिस पर विचार करने की आवश्यकता है। कोर्ट ने कहा, हमने क्यूरेटिव पिटीशन और संबंधित दस्तावेजों को देखा है। हमारी प्रथम हस्त राय में इस क्यूरेटिव पिटीशन में कानून के महत्वपूर्ण सवाल उठाए गए हैं जिन पर विचार करने की आवश्यकता है। नोटिस जारी करें। इसलिए कोर्ट ने निर्देश दिया कि मामले को 30 सितंबर 2021 को खुली अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए। जुलाई 2019 में सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों के पीठ ने कहा कि अडानी पावर मुंद्रा लिमिटेड द्वारा गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड या GUVNL को 2009 में बिजली खरीद समझौते को समाप्त करने का नोटिस कानूनी और वैध था। अदालत ने उस फैसले के माध्यम से अडानी पावर को GUVNL को कंपनी द्वारा आपूर्ति की गई बिजली के लिए प्रतिपूरक टैरिफ के निर्धारण के लिए केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग या CERC से संपर्क करने की अनुमति दी। CERC को 3 महीने की अवधि के भीतर इस मुद्दे पर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया था। 2007 में अडानी पावर ने छत्तीसगढ़ के कोरबा में स्थित अपनी बिजली परियोजना से एक निश्चित दर पर 1000 मेगावाट बिजली की आपूर्ति के लिए GUVNL के साथ PPA पर हस्ताक्षर किए थे। हालांकि अडानी ने बाद में GUVNL को सूचित किया कि बिजली की आपूर्ति कोरबा के बजाय मुंद्रा स्थित उसके संयंत्र से होगी। इसलिए दोनों संस्थानों के बीच एक और PPA पर हस्ताक्षर किए गए और गुजरात खनिज विकास निगम द्वारा अडानी को आश्वासन दिया गया कि वह अडानी को कोयले की आपूर्ति करेगा। टर्मिनेशन नोटिस को गुजरात इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के समक्ष चुनौती दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि अडानी पावर ने PPA को अवैध रूप से समाप्त कर दिया था। इस फैसले को अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी ने बरकरार रखा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई। ब्यूरो रिपोर्ट। नीट ऑल इंडिया कोटे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने OBC EWS आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। वर्तमान याचिका को इसी तरह की याचिका के साथ टैग किया जाएगा जो पहले इसी मुद्दे को उठाते हुए दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें केंद्र की 29 जुलाई 2021 की अधिसूचना को चुनौती दी गई है। अधिसूचना के मुताबिक केंद्र सरकार ने मेडिकल कोर्स के लिए नीट दाखिले की अखिल भारतीय कोटा श्रेणी में 27% OBC और 10% EWS आरक्षण को लागू करने का फैसला किया है। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति VV नागरत्ना की पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम कुमार से कहा कि वर्तमान याचिका को इस तरह की याचिका के साथ टैग किया जाएगा जो पहले इस मुद्दे को उठाते हुए दायर की गई थी। 6 सितंबर को जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने नीट ऑल इंडिया कोटा में OBC EWS आरक्षण को चुनौती देने वाली 2 रिट याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। उन याचिकाओं को 20 सितंबर को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया था। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड विवेक सिंह के माध्यम से दायर की गई वर्तमान याचिका में कहा गया कि अधिसूचना भारत संघ बनाम R राजेश्वरन और अन्य और भारत संघ बनाम के जय कुमार और अन्य से शीर्ष न्यायालय के फैसले के सीधे उल्लंघन करती है। इसमें न्यायालय ने कहा था कि आरक्षण की आवश्यकता अखिल भारतीय कोटा की सीटों पर लागू नहीं होनी चाहिए। याचिका में कहा गया है कि 50% इस अदालत द्वारा किसी भी प्रकृति की
वरीयता के बिना केवल छात्रों को योग्यता के आधार पर सीटें प्रदान करने के लिए तैयार किया गया एक उपकरण है, जो डॉक्टर प्रदीप जैन बनाम भारत संघ, यूओआई बनाम जय कुमार, यूओआई बनाम आर राजेश्वरन के फैसले को पढ़ने से स्पष्ट है। ये स्पष्ट है कि संस्थागत वरीयता की कठिनाई को दूर करने के लिए और इस न्यायालय ने ऑल इंडिया कोटा के लिए मेडिकल पाठ्यक्रमों में 50% सीटें आरक्षित करने का निर्देश दिया था, जो बिना किसी आरक्षण के होगा। डॉक्टर्स ने सूचना को रद्द करने की मांग करते हुए कहा कि इससे उस पूरे उद्देश्य को भी विफल कर दिया जाएगा जिसके लिए इन सीटों को आरक्षित किया गया था। याचिका में कहा गया कि ऑल इंडिया कोटा 35 साल से अस्तित्व में है और ऑल इंडिया कोटा सीटों पर ओबीसी आरक्षण का आवेदन मनमाना, अनुचित और जनहित के खिलाफ होगा। याचिका में यह भी कहा गया कि अत्यधिक आरक्षण शिक्षक न्यूनतम मानकों से समझौता करता है। सरकार शिक्षक स्तर से समझौता नहीं कर सकती या राष्ट्रीय हित के लिए विद्वानों की दक्षता को कम नहीं कर सकती। राष्ट्र के व्यापक हित में किसी भी क्षेत्र में योग्यता और उत्कृष्टता को कम करना खतरनाक हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे विषय पर सुनवाई की और ऐसे में ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं अपने संवाददाता विवेक सिंह चंदेल का। विवेक, का नीट ऑल इंडिया कोटा मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर नोटिस जारी किया है, हमें विस्तार से बताएं। दरअसल इस मामले में ऑलरेडी जो याचिका है वो पेंडिंग है। उस दौरान उस पे इस याचिका को भी उसके साथ तय कर दिया, लेकिन जो इसमें सबसे बड़ा सवाल ये था कि जो 50% का जो कैप डिसाइड किया गया, उस कैप में जो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को जो परसेंटेज तय किए गए उसको लेकर सवाल जी, जिसमें ये चलिए बहुत शुक्रिया आपका विवेक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। 78 बार स्थगित और पिछले 7 वर्षों से लंबित एक मामले में आरोप तय नहीं करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को जमकर फटकार लगाई। आदेश में कहा गया कि हमने देखा है कि ट्रायल कोर्ट ने लगभग 7 साल पहले संज्ञान लेने के बावजूद मामले में 78 स्थगन के बावजूद आरोप तय करने सहित मामले में 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ाया। जस्टिस एम खनविलकर, जस्टिस माहेश्वरी और सीटी रवि कुमार की बेंच ने निचली अदालत को ये सुनिश्चित करने का आदेश दिया और निर्देश दिया कि आदेश के भीतर मामला समाप्त हो जाए। और ये टिप्पणियां ऐसे मामले में आई है जहां पर प्रतिवादी जमानत पर रिहा हो गए लेकिन सेवा के बावजूद निचली अदालत के समक्ष पेश नहीं हो रहे थे। अदालत ने प्रतिवादियों को मुकदमे में पूर्ण सहयोग देने का निर्देश दिया है और निचली अदालत को उसकी जमानत रद्द करने की अनुमति दी है अगर वे ऐसा करने से इनकार करते हैं। हालांकि बेंच ने यह भी जरूरी पाया है कि ट्रायल कोर्ट को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाए कि मामला बिना किसी देरी के आगे बढ़े। सुप्रीम कोर्ट ने पीठासीन अधिकारी श्रम न्यायालय के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए समय विस्तार नहीं देने के छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि कार्यभार ग्रहण करने के समय के विस्तार का दावा अधिकार के रूप में किया जा सकता है। न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि नियुक्ति पत्र इस आशय के लिए स्पष्ट था कि याचिकाकर्ता को 30 दिनों के भीतर शामिल होना था। निश्चित रूप से चयन सूची का समय 5 जनवरी 2011 को समाप्त हो गया और याचिकाकर्ता चयन सूची की अवधि समाप्त होने के बाद भी शामिल नहीं हुआ। याचिकाकर्ता 30 दिनों की अवधि के भीतर शामिल नहीं हुआ और वह पद के लिए नियुक्त होने से वंचित हो गया। कार्यभार ग्रहण करने के समय के विस्तार का दावा अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता कौस्तभ शुक्ला ने प्रस्तुत किया था कि सीटें खाली थी और रिक्त के आधार पर पांडे को अभी भी पद पर नियुक्त किया जा सकता है। याचिकाकर्ता के वकील के प्रस्तुत करने पर पीठासीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति सरन ने विशेष अनुमति याचिका को खारिज करते हुए कहा कि हम आदेश पारित कर सकते हैं लेकिन 2014 के लिए पद उनके लिए खाली रहने दें जो नियुक्ति के योग्य थे। न्यायिक शक्ति का विवेकपूर्ण प्रयोग किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से पेश अधिवक्ता प्रणव सचदेवा ने प्रस्तुत किया था कि इस पद के लिए किसी और को नियुक्त किए जाने के बावजूद याचिकाकर्ता ने नियुक्ति को चुनौती नहीं दी थी।
आदर्श कुमार जी अधिवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। आदर्श जी, कार्यभार ग्रहण करने के समय के विस्तार के दावे पर सर्वोच्च अदालत ने क्या व्यवस्था दी है? जी बताना चाहेंगे, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नियुक्ति पत्र इस आशय के लिए स्पष्ट था कि याचिकाकर्ता को 30 दिनों के भीतर शामिल होना था। निश्चित रूप से चयन सूची का समय 5 फरवरी 2011 को समाप्त हो गया और याचिकाकर्ता चयन सूची की अवधि समाप्त होने के बाद भी शामिल नहीं हुआ था। याचिकाकर्ता 30 दिनों की अवधि के भीतर शामिल नहीं हुआ और वह पद के लिए नियुक्त होने से संचित हो गया है। कार्यभार ग्रहण करने के समय के विस्तार का दावा अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकता है, कोर्ट ने कहा। वहीं आगे खंडपीठ ने 24 जून 2019 को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि विद्वान एकल न्यायाधीश का निष्कर्ष है कि सहानुभूति के आधार पर कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है, खासकर जब याचिकाकर्ता ने पद पर शामिल होने के लिए जिम्मेदारी से काम नहीं किया हो और रिट याचिकाओं के परिणाम की प्रतीक्षा में बाढ़ पर बैठकर एक स्वचालित मौका लिया हो, जिन्हें बाद में कुछ समय बाद तुरंत खारिज कर दिया गया था। और यह रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर सत्य को एक खोज है और हमें उक्त निष्कर्ष में कोई वैधता या विकल्प नहीं मिलती है। जी बहुत शुक्रिया आपका आदर्श जी, हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ने के लिए और तफसील से इस खबर के बारे में बताने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने 11वीं कक्षा की परीक्षा ऑफलाइन मोड में कराने के केरल सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया। जस्टिस एम खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी और सीटी कुमार ने देखा कि कोर्ट केरल सरकार द्वारा अपने हलफनामे में दिए गए कारणों से आश्वस्त था और ये अधिकारियों पर भरोसा करता है कि अगर कोविड-19 के बीच परीक्षा आयोजित की जाती है तो कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। अदालत केरल उच्च न्यायालय के एक ऐसे फैसले के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई कर रही थी जिसने परीक्षाओं के लिए हरी झंडी दे दी थी। शीर्ष अदालत ने 3 सितंबर को परीक्षाओं पर रोक लगा दी थी और सरकार से जवाब मांगा था। क्या ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जा सकती है? सरकार ने बाद में ऑनलाइन परीक्षा से इनकार करते हुए एक हलफनामा प्रस्तुत किया जिसमें ऑफलाइन परीक्षा आयोजित करने के कारणों और एहतियाती उपायों को भी बताया गया जिन्हें वे अपनाए कि शुक्रवार को कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया। केरल के 48 छात्रों के एक समूह ने भी राज्य बोर्ड के स्कूलों के लिए कक्षा 11 की परीक्षाओं के बारे में चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और सीबीएसई और अन्य बोर्डों के अनुरूप मूल्यांकन का एक वैकल्पिक तरीका अपनाने के निर्देश देने की मांग की गई थी, जिन्होंने शारीरिक परीक्षा रद्द कर दी थी। 48 आवेदकों ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर मुख्य अपील में हस्तक्षेप आवेदन के रूप में वर्तमान याचिका दायर की। हस्तक्षेप याचिका में कहा गया कि शीर्ष अदालत द्वारा 1 सप्ताह के लिए ऑफलाइन कक्षा 11 की परीक्षा पर रोक लगाने के बाद राज्य के वकील ने प्रस्तुत किया कि वह ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने के निर्देश लेगा। आवेदकों ने इस पर भी आपत्ति जताते हुए कहा कि इंटरनेट कनेक्टिविटी के कारण यह उनके लिए एक समस्या होगी और इस प्रकार राज्य द्वारा सीबीएसई और अन्य बोर्डों के अनुरूप एक वैकल्पिक मूल्यांकन योजना तैयार की जानी चाहिए। इस याचिका को भी आज शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया। जी आपको बता दें कि 11वीं की परीक्षा ऑनलाइन कराने की बात कही गई थी। केरल सरकार के निवारक कदमों से संतुष्ट है सुप्रीम कोर्ट और ऐसे में फिलहाल बताया जा रहा है कि जो हालात और जो स्थितियां उसके खिलाफ एक केरल सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका खारिज कर दी गई है। केरल सरकार के साथ ही फैसला लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को श्री पद्मनाभ मंदिर स्वामी मंदिर ट्रस्ट के एक आवेदन पर आदेश सुरक्षित रख लिया। आवेदन में पिछले साल श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के 25 साल की ऑडिट की कोर्ट के आदेश से छूट की मांग की गई। जस्टिस यू ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस बेला त्रिवेदी की पीठ ने ट्रस्ट की ओर से पेश अधिवक्ता अरविंद पी दातार और मंदिर की प्रशासनिक समिति की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता आर बसंत की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के प्रशासन को तत्कालीन श्रावण कोर शाही परिवार से लेकर एक प्रशासनिक समिति को सौंप दिया था। साथ ही कोर्ट ने प्रशासनिक समिति को निर्देश दिया कि वह पिछले 25 वर्षों से मंदिर की आय और व्यय के
ऑडिट का भी आदेश दें। जैसा कि अमिकस क्यूरी के वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम ने सुझाया था, ऑडिट प्रतिष्ठित चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की एक फर्म द्वारा किया जाएगा। ऑडिट के लिए लगी निजी सीए फर्म ने ट्रस्ट से इसके बाद आय और व्यय रिकॉर्ड जमा करने को कहा। इस पृष्ठभूमि में ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और ये तर्क दिया था कि वे मंदिर के धार्मिक अनुष्ठानों के संचालन के लिए 1965 में गठित एक स्वतंत्र संस्था है और मंदिर के दिन प्रतिदिन के प्रशासन में उनकी कोई भूमिका नहीं है। जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस इंदु मल्होत्रा की पीठ ने पिछले साल केरल उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाले श्रावण कोर के पूर्व शासक के कानूनी वारिसों द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका में निर्देश पारित किया था, जिसमें घोषित किया गया था कि शाही परिवार का मंदिर पर कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व शाही परिवार के शबैत अधिकारों को मान्यता दी, लेकिन प्रशासन को प्रशासनिक समिति को सौंप दिया, ऐसे में जिसकी अध्यक्षता तिरुवनंतपुरम के जिला न्यायाधीश द्वारा की जानी थी। और ऐसे में कोर्ट ने मंदिर की सुरक्षा और रखरखाव के लिए राज्य द्वारा खर्च किए गए 11.70 करोड़ रुपए की राशि राज्य सरकार को चुकाने का भी निर्देश मंदिर को दिया था। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.